दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। इस अध्याय में आप जानेंगे मानव पूंजी किसे कहते हैं, मानव संसाधन का महत्व क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या की गुणवत्ता आदि का मानव संसाधन में भूमिका क्या है, बेरोजगारी और इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, और अंत में इस अध्याय का सारांश। दोस्तों इस अध्याय को हम कुछ कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अवलोकन देखते हैं। शार्ट में इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों संसाधन के रूप में लोग इस अध्याय में जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। और कोई भी जो है मानव पूंजी किसे कहा जाता है, तो जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो जो सामान्य जनसंख्या है ये मानव पूंजी में बदल जाती है। और मानव पूंजी में कौशल और उसमें निहित ज्ञान के उत्पादन का स्टॉक है। परिचय देखते हैं दोस्तों। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। और किसी भी देश की या किसी भी राष्ट्र के मानव संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उस राष्ट्र के विकास में, क्योंकि मानव संसाधन जो है वो तकनीकी रूप से सक्षम है और उत्पादन क्रियाओं में सक्षम जनसंख्या का भाग होता है। दोस्तों उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। ये विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं। जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय हम जो है मानव संसाधन को अनदेखा कर देते हैं। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और ये भौतिक पूंजी निर्माण की भांति ही देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। तो मानव पूंजी में निवेश कैसे होता है। मानव पूंजी में दोस्तों शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के द्वारा निवेश होता है। भौतिक पूंजी को ही जो है भौतिक पूंजी की तरह प्रतिफल प्रदान करने वाला ये होता है मानव पूंजी। और अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसको देखा जाता है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी और प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। मानव संसाधन क्या है? देखिए एक बच्ची पूछती है मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है या उससे अधिक है? तो वो फिर चर्चा करती है कि मानव पूंजी क्या है? क्या वह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है? तो जो लड़का है वो बताता है कि नहीं, ये उससे अधिक है, क्योंकि जो है मानव पूंजी देखा जाए तो भूमि अथवा श्रम और रुपया अथवा डॉलर इनकी उत्पादकता बेहतर मानव पूंजी पर ही निर्भर करती है। तो मानव पूंजी क्या है? यहाँ पर देखिए मानव पूंजी जो ये चिकित्सक है हमारा, जो टीचर है और यहाँ पर जो कामगार है, फिर इसके अलावा ये जो काम करने वाला, सिलाई करने वाला व्यक्ति है, इसे हम मानव पूंजी के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में देखा जाए तो मानव पूंजी एक तरह से भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ संसाधन है, क्योंकि वह मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है और भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं है यदि उन पर कोई क्रिया नहीं किया जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता है। और ये आवश्यक नहीं है कि
एक विशाल जनसंख्या वाला देश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल। इसमें निवेश के द्वारा उसको एक उत्पादक परिसंपत्ति या जो है एसेट्स में बदला जा सकता है, जैसे सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग और औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा सामान्य जनसंख्या को या इसको मानव पूंजी में तब्दील किया जा सकता है। एक कहानी देखते हैं। एक लड़का है शकल, उसकी कहानी। दोस्तों, दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन घर में बैठकर बेकार पड़ा रहता था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया और उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया और थोड़े समय के बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसको पदोन्नति दी थी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए विलास और शकल की कहानियाँ। तो इसमें आइए अब शकल की कहानी के बाद विलास की कहानी देखते हैं। विलास 11 वर्ष का लड़का था। वो शकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया। जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वो मछलियाँ बेचकर एक दिन में 20 से 30 रुपए कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया था। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वो स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि भी नहीं थी। वो खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था और छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। वो भी अपनी माँ की तरह कम कमा पाता था। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों व्यक्तियों के अध्ययन से आपको ये पता चलता है कि जो शकल था वो स्कूल जाता था, विलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने का साधन नहीं था। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई थी। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती रही और अपनी माँ की तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। तो शिक्षा जो है एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट या निवेश है। उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ गई, जिसके कारण उसकी कुल उत्पादकता में भी वृद्धि हुई और कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसे पसंद के रूप में किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी थी। वो अपनी माँ की तरह ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इसलिए अपनी माँ की तरह ही वो एक अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था और अकुशल श्रमिक जो होता है वो शारीरिक श्रम तो अधिक करता है लेकिन उसका वेतन कम होता है। दोस्तों, मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्सेज में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश किया जाता है ताकि भविष्य में उच्च प्रतिफल या आउटपुट मिल सके। लोगों में ये निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह है। व्यक्ति शेयर और बांडों में भविष्य में उच्च प्रतिफल की आशा से निवेश करता है और शिक्षा और स्वास्थ्य उसमें भी महत्वपूर्ण निवेश शामिल है। एक बच्चा जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। ये देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया है। जो लोग शिक्षा के महत्व को जानते हैं, स्वच्छता, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं, तो कुल मिलाकर उनमें क्या होता है कि वो एक बेहतर मानव पूंजी और समाज के विकास में योगदान देने में सक्षम हो पाते हैं, उन बच्चों के माता पिता की बजाय जो न तो शिक्षित हैं और न ही स्वास्थ्य सेवाओं पर जिनका ध्यान होता है।
जापान छोटा देश है आप जानते हैं, लेकिन इसने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। ये विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं और उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है और कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की। उससे ये देश आज विकसित या धनी देशों की सूची में आते हैं। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। दोस्तों, बिलास और शकल हमने दो बच्चों की कहानियां देखी हैं और इसकी तरह लोग विभिन्न कार्यकलापों में लगे हैं। बिलास मछलियां बेचता था, शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई। विभिन्न क्रियाकलापों को तीन क्षेत्रकों में बांटा जाता है। जो भी हमारे आर्थिक गतिविधियां या क्रियाकलाप होते हैं उनको तीन क्षेत्रक में बांटा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन यानी खेती से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? तो द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि सेवाएं शामिल हैं। और इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं और आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। गैर क्रियाओं से अभिप्राय क्या है? गैर बाजार क्रियाएं वो होती हैं जो स्व उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। दोस्तों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। जैसे महिलाएं घर का कामकाज देखती हैं, शकल की माँ खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। शकल के पिताजी बूटा सिंह खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। लेकिन शीला जो थी शीला परिवार के लिए जो पालन पोषण के लिए जो सेवाएं देती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है जिसे वो परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को कोई भुगतान नहीं किया जाता है। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में भी नहीं जोड़ा जाता। बिलास की माँ के बारे में आप जानते हैं, वो मछली बेचकर आय कमाती थी। महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। उनके जो है सबसे महत्वपूर्ण उनके पुरुष सहयोगी की तरह आय, शिक्षा और कौशल के आधार पर उनकी जो है पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों को बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति के आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है और अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां पर नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है और कानूनी सुरक्षा का भी अभाव होता है। वो असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, वहां पर अनियमित रोजगार होता है, निम्न आय स्तर होता है और सामाजिक सुरक्षा नहीं उपलब्ध होती है। लेकिन उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं और कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछें कि वो क्या बनना चाहती। वर्तमान में ये जागरूकता आई है बच्चियों में भी कि वो आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेस मैन बनना चाहती हैं, लेकिन शुरू में ऐसी धारणा नहीं थी। आइए जानते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता। दोस्तों, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों को प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या जो है उनको जो है जनसंख्या परिसंपत्ति या एसेट्स कहा जाता है और इसमें निवेश जो होता है उससे उत्पादन और कौशल में वृद्धि होती है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण निवेश है। आरंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा बाद के वर्षों में उसे अच्छी नौकरी और अच्छा वेतन दिलाई और शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण
जो है इनपुट था। इसके लिए उसने नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और ये राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है, शासन प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण, गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में दोस्तों लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा परियोजना पर व्यय पहली बार पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766.90 करोड़ रुपए हो गया था। और देखा जाए तो दोस्तों व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, जिसे बड़ी सहजता से गतिशील और सावधानीपूर्वक संजोने, पोषित करने और विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसका विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका बहुत ही उत्प्रेरक है और बहुत सावधानी से इसको तैयार करना चाहिए और इसका बड़ी सावधानी से क्रियान्वयन भी किया जाना चाहिए। दोस्तों जो है सबसे पहले साक्षरता, शुरू में साक्षरता दर कम थी, लेकिन वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार ये 74% हो गई है। साक्षरता न केवल प्रत्येक नागरिक का अधिकार है बल्कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से पालन करने, अपने अधिकारों की जानकारी करने के लिए भी जरूरी है। महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता में बहुत अंतर था, लेकिन अब धीरे धीरे ये अंतर कम हो रहा है और साथ ही साथ ये इसलिए हो रहा है कि शिक्षा के लक्ष्य को, सर्व शिक्षा अभियान को, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने में लोगों की सहभागिता बढ़ रही है। स्कूलों में जो है उनकी प्रतिशतता बढ़ाई जा रही है और इन सब के लिए जैसे सेतु पाठ्यक्रम है, स्कूल लौटो शिविर है, ये सब प्रारंभ किए जा रहे हैं। दोपहर के भोजन की योजना या मिड डे मील योजना चालू की जा रही है, जिससे शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आगे इन शिक्षा को विकास करते हुए जैसे हुआ ये है कि व्यवसायीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग का जाल, योजना के दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं पर भी जोर दिया गया है। और स्थिति ये है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इस चार्ट के माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस तरह से ये जो है स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा का स्तर बढ़ा है। दोस्तों स्वास्थ्य यानी शिक्षा के अलावा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी फर्म का उद्देश्य लाभ कमाना होता है और कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होती है जो अधिक से अधिक स्वस्थ हों, ताकि वो अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग कर सकें। दोस्तों देखिए स्वास्थ्य जो है हमारे मानव संसाधन में या मानव पूंजी में महत्वपूर्ण कारक है। स्वास्थ्य जनसंख्या नीति को या जो जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है, क्योंकि स्वस्थ लोग ही देश के लिए मानव पूंजी का काम करते हैं। बीमार लोग, एक प्रकार से बीमार या अस्वस्थ लोग न तो अधिक पूंजी निर्माण कर सकते हैं और ना ही कोई काम कर सकते हैं, अपितु उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर जो है खर्च भी अधिक आएगा और वो कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों जीवन प्रत्याशा क्या है? देखिए जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता में बढ़ोतरी से लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ गई। जीवन प्रत्याशा ये है कि किसी व्यक्ति की अनुमानित जीवन जीने की जो है दर, तो जीवन प्रत्याशा 2011 में 66 वर्ष जो हो गई है। शिशु मृत्यु दर 147 से घटकर स्वतंत्रता के समय 147, उससे घटकर 2012 में 42 पर आ गई है। और कुल मिलाकर जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार है उसी का ये फल है कि हमारी स्थिति जो है वैश्विक स्तर पर सुधरी है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? दोस्तों शिशु मृत्यु दर का आशय 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु से है। जन्म दर क्या होता है? तो जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से होता है और मृत्यु दर एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से होता है। दोस्तों
जो स्थिति है हमारे यहाँ की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। भारत में कई ऐसे स्थान अभी भी हैं, जैसे दुर्गम स्थान, पहाड़ी क्षेत्र या कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सारी सुविधाएं नहीं हैं। और भारत में मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों की संख्या कम है, लेकिन कुछ राज्यों में, साउथ इंडिया के राज्यों में जहाँ पर शिक्षा का स्तर, जागरूकता अधिक है, वहाँ पर इनकी संख्या अधिक है। अब आइए जानते हैं बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। दोस्तों, शकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल और खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। तो इसमें आप शीला या जीतू या सीतू को क्या बेरोजगार कहा जा सकता है, और यदि नहीं तो क्यों? तो आइए समझते हैं बेरोजगारी कब होती है। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पाते हों, तो उसको बेरोजगारी कहा जाता है। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं, उनकी गिनती श्रम शक्ति के जनसंख्या में नहीं हो सकती है। इस कारण सीतू, जीतू और शीला को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होती है, यानी इसे किसी भी देश की कार्यशील या कार्यकारी जनसंख्या कहा जाता है। शकल के भाई बहन इस आयु में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। शकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती है, वो अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक करने के लिए काम की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। और शकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी उम्र 59 वर्ष से अधिक है। दोस्तों, भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है। फिर भी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, और नगरीय क्षेत्रों में अधिकतर शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। जान लेते हैं जो ये बेरोजगारी के प्रकार है। मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो सामान्य रूप से समझें दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। जब खेती में काम होता है तभी वो रोजगार पाते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे बुआई, कटाई, निराई और गहराई के समय उनको काम मिलता है, और कुछ महीनों में ही कृषि में काम होता है। इसलिए ऐसी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में यदि 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, तो 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों लोग उसी खेत पर काम करते हैं जिसे 5 लोग कर सकते थे। तो इन तीनों लोगों द्वारा किया गया जो अंशदान है, 5 लोगों के द्वारा किए गए काम में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। और यदि 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो कोई विशेष काम एक्स्ट्रा नहीं होगा, और वैसे भी इनको आवश्यकता भी नहीं है, इन लोगों के काम की आवश्यकता भी नहीं है। 3 अतिरिक्त लोग छिपे हुए या प्रच्छन्न रूप से बेरोजगारी हैं। शहरी क्षेत्रों के मामलों में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य घटना है। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? तो शहरों में मैट्रिक, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक बढ़ी है, और एक विरोधाभासी जनशक्ति जो है आई है। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक ओर तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की भी कमी है। दोस्तों, बेरोजगारी से क्या होता है? बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जैसे यदि किसी देश में कोई काम है और लोग बेरोजगार हैं, तो वहाँ पर जनता ऐसे फालतू घूम रही है और वो उत्पादन में कोई योगदान नहीं दे रही है। आप जानते हैं कि लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति की तरह होते हैं, और बेरोजगारी के कारण दायित्व में बदल जाते हैं। युवकों में निराशा और हताशा की भावना इससे बढ़ती है। लोगों के पास अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है। और शिक्षित लोगों के साथ एक समस्या है, जो लोग कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है।
बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है और किसी व्यक्ति के साथ साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण दोस्तों किसी भी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का बहुत ही बुरा असर पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदी की अवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वो अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व या जिम्मेदारी बन जाएंगे और कुछ रोजगार या कुछ जो कमाने वाले आय कमाने वाले लोग हैं उनके ऊपर बोझ बन जाएंगे। सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर नीची है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वो पूरे साल भर काम करते लगते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए ये पर्याप्त नहीं होता है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा लगता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वो किसी काम से जुड़े रहना चाहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी कम कमाई हो। अपनी इस कमाई से वो किसी तरह जीवन अपना निर्वाह कर पाते हैं। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, जो खेती वाला क्षेत्र है उसमें स्वरोजगार एक विशेषता है। लोगों की आवश्यकता नहीं होती है फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। और इससे ये होता है कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी होती है, जहाँ पर लोगों की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर भी पूरा घर भर उसी काम में लगा रहता है। इन तीनों क्षेत्रकों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें तो कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कमी आई है। कृषि का जो आधिक्य है वो श्रम का कुछ भाग द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में चला गया है। द्वितीयक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले जो निर्माण कार्य हैं श्रम सबसे अधिक अभिशोषण है और तृतीयक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों एक गांव की कहानी जानते हैं। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उसके सदस्य खा पी सकते थे। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते, इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय बाद वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त करके गांव वापस आया और इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हुई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उनसे इसे अच्छा लाभ हुआ जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय बाद गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पंचायत में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से इस स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे और कुछ समय बाद गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के लोगों के लिए कपड़े सीने लगी क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ कि किसानों को कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इससे उपज भी बढ़ गई थी। ये समृद्धि का प्रारंभ था और किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थीं। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव, जहां आरंभ में किसी नए काम की औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से भर भर गया। एक साधारण गांव की कहानी थी जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया। तो संसाधन के रूप में मानव को का जो सारांश है उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान जो इनपुट होता है लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति या एसेट्स बनाने में सहायता करती है। और अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रक में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में हमने जाना, जो थे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। बेरोजगारी से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में भी आपने पढ़ा और एक गांव की कहानी के माध्यम से
ये अध्याय हमने समाप्त किया कि जहाँ पहले कोई रोजगार नहीं था, बाद में वहाँ रोजगार के अनेक अवसर आए और लोगों ने मानव पूंजी या मानव पूंजी निवेश करके अपने को विकसित बनाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, 9वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय। कहानी के माध्यम से सरल ढंग से चीज़ों को इसमें समझाने का प्रयास किया गया था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।